Assalamualaikum. Short questions. आप लोगों का जो टेस्ट है चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 का, इससे एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन स्मार्ट समझने में से वही आपको दोबारा समझा रहा हूँ और डिक्टेट करा रहा हूँ, बोलूंगा, खुद लिख लेनी है। वीडियो इसके आगे आपको यूट्यूब में लेक्चर आते हैं, उसको खुद आप रिमाइंड करके इसको लिख लेंगे। तो अब तरतीब हो सकता है कि बुक में तरतीब है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे, क्योंकि मेरे पास इस वक्त मुझे नहीं मिला तो ये फोन पे नहीं है, इन तरतीब थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो आपने बार होंगे वही एक्सरसाइज वाले और स्मार्ट के मुताबिक। हाँ जी, पहला है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वायर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्यों क्रॉस नहीं करती? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है, एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं होती। और जब एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं होगी, एक ही डायरेक्शन होगी, तो फिर कभी भी जैसे ये बना रहा हूं कि इस तरह अगर ये सारी एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है तो ये कभी भी दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। अब अगर इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन है, एक राइट में जा रही है एक लेफ्ट पर, तो अब देखो ये क्रॉस कर रही है। तो क्रॉस कब करेगी? जब इनकी एक से ज्यादा डायरेक्शन हो जाए। लेकिन चूंकि किसी एक पॉइंट पर एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। और यही हमें आंसर लिखना है। सुन ले, उसको नोट कर लीजिएगा आप बाद में। जैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट has only one direction. If they cross each other at a point, then it means at that point they have more than one direction, which is physically impossible. ये तो आंसर था। और यही आंसर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आर्टिकल है उसका आखिरी पॉइंट पेज के बिल्कुल एंड पर आखिरी जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो भी यही आंसर। उसको देख लें या जो मैंने बोला है उसको देख लें, आप ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब जो, हाँ, इफ अ पॉइंट चार्ज q of mass m is released in a uniform electric field with p lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? कि अगर एक को हम रिलीज कर दे एक ऐसे रीजन में जहां पर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे ये बता रहा हूं, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक ही है, तो फिर अब क्या चार्ज पार्टिकल जो हमने रिलीज किया है, क्या वो एक रेक्टिलिनियर स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा? तो आप कहेंगे हाँ वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। और किस पाथ पर? जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, उसी डायरेक्शन में वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। जैसे ये बना रहा हूं इस तरह, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में इस पर फोर्स एक्सर्ट होगी। ये फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पर एक्सर्ट होगी उसी डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन होने की वजह से चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा। आपने ये फिगर डायग्राम लाजमी बनानी है और ये इक्वेशन भी लिखनी है। ये इक्वेशन जहां पर लिखनी होगी वो मैं अभी बोल देता हूं, सुन ले पहले इसका आंसर। यस, द चार्ज पार्टिकल will move in a make a rectilinear motion in the direction of electric field lines. Full stop. Indicated according to the equation, F is equal to QE. So electric force will exert in the direction of electric field lines.
So the charge particle will also move in the same direction in a straight path. Next, next, suppose that you follow an electric field line due to a positive point charge. Do electric field and the potential increase or decrease? Explain briefly. हम फॉलो कर रहे हैं कि you follow an electric field line due to positive point charge. Positive point charge की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। जैसे जैसे वो फील्ड लाइन जा रही है हम भी उसी तरह मूव कर रहे हैं। तो क्या उस तरह मूव करेंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? हम लिखेंगे दोनों डिक्रीज होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम इनको फॉलो करेंगे, फॉर एग्जांपल ये है चार्ज पार्टिकल और जैसे ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अब हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करते हुए हमने इनके साथ साथ चलना है। तो जब हम साथ साथ चलेंगे तो हमारा डिस्टेंस चार्ज से बढ़ता चला जाएगा और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल दोनों कम होते चले जाएंगे। उसके लिए इक्वेशन क्या हमारा पहले नंबर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square और इसको आप लिखेंगे E is inversely proportional to R square। फिर आ गया V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R, इसके लिए आ गया V is inversely proportional to R। तो आपको नजर आ रहा है कि E और V दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R बढ़ेगा तो E और V की वैल्यू कम होती चली जाएगी। हाँ, तो क्या इसका आंसर लिखने हैं? बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल डिक्रीज when we follow electric field lines due to positive point charge। अब इसके बाद अगली लाइन में एक्सप्लेनेशन। When we move along the electric field lines due to positive point charge, then our distance from the charge will increase, and so both electric field intensity and the potential decrease according to the equations। ये आप दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे ट्रू दैट गॉसेस लॉ से सिर्फ हमें गैस करना है। देखिए क्वेश्चन इस तरह गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट बनानी है और कुछ नहीं कि गॉसेस लॉ की हम स्टेटमेंट बनाएंगे और इसने जो शॉर्ट में स्टेटमेंट दी है क्या वो सही है या नहीं। तो देखो गॉसेस लॉ की इक्वेशन हमने बनाई थी फाई electric flux is equal to 1 over epsilon naught into the total charge q within the Gaussian surface। 1 epsilon naught दोनों कांस्टेंट है, तो इसलिए phi is equal to constant into q और फिर बन गया phi is directly proportional to q। तो अब अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या क्या है, आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी? ऑब्वियसली आउटवर्ड होगी, इनवर्ड नहीं होगी। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइन जिसे फ्लक्स बोलते हैं वो आउटवर्ड होगी। तो इस तरह यहां से ये बन सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू फ्लक्स की डेफिनेशन दिया है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a unit area outward is directly proportional to the charge within the closed surface।
तो इसने भी वही लिखना है, इसलिए आप उसका सिंपली आंसर, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आंसर यस लिखकर फिर शीर्ष लिखते हुए आप इनको ये यहां तक लिख देंगे। ये आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, is E necessarily zero inside a rubber charged balloon? The spherical. Assume that charge is distributed uniformly over the surface. ये गाजर लॉ की पहली एप्लीकेशन है और जाहिर है शॉर्ट लिखना है, तो इस तरह हम पहले तो ये डायग्राम बनाते हुए बैलून बना लिया, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमने कह दिया, ये देखिए चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया अप्रोक्सीमेटली। इसका रेडियस कैपिटल आर सपोज करते हुए फिर गाउस की एप्लीकेशन, ये गाउसियन सर्फेस आ गई, इसके अंदर डिटेल ज्यादा नहीं लिखनी, डायग्राम वहां बनानी है, आर डैश आ गया, फिर आप लिखेंगे बाय गाउसियन लॉ phi is equal to 1 over epsilon naught into the total charge q, फिर डायरेक्टली पुट कर देंगे phi is equal to 1 over epsilon naught into 0 is equal to 0। फिर दूसरी इक्वेशन की मदद से phi is equal to also लिखते हुए, यहाँ पर also लिखते हुए phi is equal to EA, अब 0 is equal to EA, और फिर as A is not equal to 0, so E is equal to 0। ये आपने लिखना है। Next, two electrons tend to go to the region of high potential or low potential. Electron किधर जाएगा? To the high या to the low? इसके लिए भी डायग्राम लाजमी है और इक्वेशन भी। पहले इस तरह ये प्लेट्स बना देंगे, हॉरिजॉन्टल बनाएंगे या वर्टिकल बनाएंगे, आपकी मर्जी। चले इस तरह में वर्टिकल बना दो, ये पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव, और जाहिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली मूव करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव वाली है ये लो पोटेंशियल वाली प्लेट है, और जो पॉजिटिव है ये हाई पोटेंशियल, और सारी इक्वेशन F is equal to QE या F is equal to QE over minus E into E। अब दरम्यान में माइनस आ गया और ऑब्वियस बात हो गई कि अब इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ये बिल्कुल सीधी प्लेट, और फिर साथ ही मैं लिखवा देता हूं जो आप लोगों ने लिखना है। इक्वेशन दरमियान में आएगी। हाँ जी, लिखिए electron being a negatively charged particle will move from negative plate, which is at low potential, to the positive plate,
potential. Full stop. Also, as given by the equation, अब ये दो स्टेप इक्वेशन क्या है, f is equal to qe या f is equal to minus e to capital P. Next, the potential is constant throughout the given region of space. Is the electric field zero or non-zero in this region? पोटेंशियल कांस्टेंट है एक्सटर्नल रीजन में, क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नॉन जीरो होगी? इसके लिए इक्वेशन का सहारा लेंगे और इक्वेशन की है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली, E is equal to, we know that करके लिखते हुए पहले लिखते हुए लिखूंगा आपके इक्वेशन आएगी, we know that लिखते हुए E is equal to minus delta V over delta R, फिर as given potential is constant in that region. So delta V is equal to 0 and hence E is equal to minus 0 over delta R और इस तरह finally E is equal to 0. हाँ जी, इससे पहले जो थ्योरी आपने लिखनी है वो सुनिए. If potential is constant throughout the given region of space, then in that region electric field intensity will be zero, as given by the following equation. फिर ये सारे स्टेप देखिए इस चैप्टर 12 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल में सारे हो गए हैं, तो मिस नहीं हुआ. अब आगे चैप्टर नंबर 13 पर. एक शीट दोबारा चेक करूंगा. अब चैप्टर नंबर 13. Is the chapter number 13 says is the filament resistance lower or higher in a 500 watt 220 volt line bulb than in 100 watt 220 volt bulb?
दो बल्ब हैं, डिफरेंट बल्ब हैं, और हमने बताना है कि इनमें किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा और किसकी कम होगी। इक्वेशन की मदद से मैथमेटिकल फॉर्म को बनाते हुए हम बात करेंगे। इक्वेशन है हमारे पास पावर की P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, और यहां से R इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P। आप इस तरह कॉलम बना लेंगे। पहले केस में R1 इज इक्वल टू, और पहले केस में है हमारे पास पावर वोल्ट इक्वल टू 220, दोनों में सेम है 220 स्क्वायर ओवर 500। और इस तरह दूसरे केस R2 में वोल्टेज अभी भी वही 220, लेकिन पावर है 100। तो आपने मल्टीप्लाई वगैरह करके यहां से आंसर निकाल लेना है 484 और इसको कुछ, और फिर एंड पर वैसे भी हमें नजर आ रहा है कि जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी रेजिस्टेंस कम होगी। इसकी पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, तो इस तरह आप लिख देंगे R1 इज लेस देन R2, जहां पर आपने कैलकुलेट करके आंसर और ये फिर फाइनल कंक्लूजन। हाँ, एक ना बुक में डायग्राम बनी हुई है, रेजिस्टेंस बनी हुई है दो, और उनकी रेजिस्टेंस बतानी है कितनी है कलर कोड के मुताबिक। तो वो जाहिर आसान है, पहला कलर कोड रेड है, दूसरा है वॉयलेट फॉर एग्जांपल, तीसरा है रेड वॉयलेट और ऑरेंज, और फिर है सिल्वर। तो वो जो आपको कलर कोड का पैटर्न डिफाइन हुआ था उसके मुताबिक देखते हुए पहले दो तो आपको नंबर देंगे। रेड का नंबर 2 होता है और 2 लिखेंगे। वॉयलेट का नंबर होता है 1। 7, तो ये 7 आ गया, और इसका 1 2 3। तीसरी जो लाइन होती है नंबर ऑफ जीरो देने होती है, और इसका नंबर 3 होता है तो इसका 3 जीरो आ गए। और फिर चौथी जो लाइन है वो टॉलरेंस देगी। गोल्ड की अगर होती तो टॉलरेंस 5%, सिल्वर की टॉलरेंस 10%। तो इस तरह यहाँ पर सिल्वर है तो ये टॉलरेंस आ जाएगी ±10%। तो ये आपको नंबर याद करने पड़ेंगे, हर कलर के बुक में गिवन है, उनके मुताबिक आंसर बनेगा। पहले जो दो लाइन होंगी वो डिजिट देगी, जैसे मैंने रेड का डिजिट 2, वायलेट का डिजिट 7 लिखा। तीसरी जो लाइन है नंबर ऑफ जीरो देगी, जैसे ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब 3 होता है, 3 नहीं लिखना, 3 जीरो दोनों लिख देने हैं। अगर यहाँ पर तीसरे नंबर पर ग्रीन होता तो वो भी ग्रीन का देकर तो जीरो लिख लेते। और फिर चौथी जो लाइन है वो टोटल देती है, दो ही या ग्रीन या सिल्वर, सॉरी या गोल्डन या सिल्वर। गोल्डन अगर होगी तो 5% टोटल प्लस माइनस करके लिखेंगे, सिल्वर होगी तो टोटल 10%, वो भी प्लस माइनस करके लिखेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट। A potential difference is applied, ये डिफरेंट पहला है। Potential difference is applied across the ends of the copper wire. What is the effect on the drift velocity of the electrons by increasing the potential difference or decreasing the length and the temperature of the wire?
समझने पहले ये कॉपर वायर सपोज इस कॉपर वायर के ये लेटरल सेक्शंस हो गए और ये हो गए जनाब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रेंडमली मूव कर रहे हैं इसी तार के अंदर। अब अगर हम कनेक्ट कर दें इसके एंड को बैटरी के साथ यदि पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव सर्टेन वेलोसिटी से और उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब उसका पहला क्वेश्चन कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें इंक्रीज कर दें एक हाँ जी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दें तो इन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन E is equal to minus delta V over delta R। जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो E की वैल्यू बढ़ेगी और जब E की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी और उस फोर्स की वजह से जाहिर है इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। ये पहले पार्ट का आंसर। लिखिए इसका आंसर if the potential difference applied across the ends of a copper wire is increased, then the drift velocity of the free electrons in the wire will also increase because of its explanation because the field intensity will be increased as given by the radiation, and so due to greater electric field intensity greater force will be exerted। सारी क्वेश्चन लिखते हुए hence now the electron will move with greater drift velocity। हाँ नेक्स्ट इसी का बी पार्ट डिक्रीजिंग द लेंथ एंड द टेंपरेचर ऑफ द वायर कि अगर हम बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि अगर हम इसकी लेंथ डिक्रीज कर दें और साथ ही टेंपरेचर भी डिक्रीज कर दें तो अब इनकी वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? देखो लेंथ डिक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और जब रेजिस्टेंस कम तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह टेम्परेचर की वजह से भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और जब रेजिस्टेंस कम तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह क्या आंसर बनेगा इस बी पार्ट का? दूसरे पार्ट का वो सुने बाय डिक्रीजिंग द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ द वायर कॉमन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल डिक्रीज। And so again now the drift velocity of the free electrons within the wire will be increased। Next, why does the resistance of a conductor rise with temperature? टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है? इसका आंसर सुनते थ्योरी है when we increase the temperature of a conductor then the vibrational motion of lattice atoms and the radial motion of free electrons will be increased। So number of collisions between them will also be increased due to which resistance of the wire will now become higher। Next, describe a circuit which will give a continuously varying potential। वो सर्किट हमें डिस्क्राइब करना है जो मुसलसल वैरिंग पोटेंशियल दे। पोटेंशियल मीटर का है, सर्किट बनाकर इक्वेशन लिख देनी है
और थोड़ी सी फिर वो सुन ले, पहले सर्किट बनाएंगे। ये बैटरी फिर ये वायर ए से लेकर बी तक निकले, इसकी रेजिस्टेंस आर, ये भी सी पॉइंट, और ये आ गया वोल्ट मीटर जो और ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस आर। फिर लिखेंगे V AC is equal to small r over r is battery potential E into E। फिर आप as sliding contact चूंकि आंसर निकालिए हैं, as sliding contact C is moved from A to B, so R will increase and hence BAC also. चलिए अब शुरू पे लाइन सुन ले। The circuit which can give continuously varying potential is of potentiometer as given by the following equation. It is Nara diagram. Last, what is the Wheatstone bridge? How can it be used to determine the unknown resistance? Wheatstone bridge क्या है? हम इसकी वजह से कैसे डिटरमाइन करेंगे अननोन रेजिस्टेंस को? हाँ जी, पहली लाइन, the circuit with the help of which we can find the resistance of an unknown wire is called Wheatstone bridge. First of all, we will balance the bridge so that potential across the ends of the galvanometer should be same and no current should flow through the galvanometer even when the switch is closed. Then we will apply the equation R1 over R2 is equal to R3 over R4 to find unknown resistance. Suppose R1 is equal to X is unknown, so X is equal to R3 over R4 into R2. नहीं, ये 13 चैप्टर से भी कंप्लीट हो। हाँ, मेरे एक रह गए, दो रह गए। Do bends in the wire affect its electrical resistance? क्या बैंड की वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ता है? नॉलेज के आसपास शब्द लगा देंगे कि बैंड की वजह से लैंप पर इफेक्ट नहीं होगा, तो तब कोई असर नहीं होगा। सुनिए इसका, नो, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस will not be affected because of bends if bends are small, not affecting the length of the wire. The resistance of a wire depends upon the length of the wire, area of the wire,
material of the wire and temperature of the as given by the relation. आप रिलेशन लिख देंगे और वो है R is equal to rho L over A. नेक्स्ट वही वायर जो आपको कहा था दो बजे में थोड़ी देर पहले और आपने उनकी रेजिस्टेंस होती है कलर कोड में बता देता हूँ। पहली बार का कलर कोड जो शो किया हुआ है, पहली लाइन ब्राउन की है, फिर दूसरी लाइन ग्रीन की है, तीसरी लाइन रेड की है और चौथी लाइन है गोल्ड की। अब ब्राउन का नंबर 1 होता है, ग्रीन का होता है, एक मिनट चेक कर लूं, ग्रीन का 5, रेड का 2 होता है लेकिन 2 नहीं लिखेंगे, 2 जीरो। चौथी लाइन बोनस जो गोल्ड की है इसलिए ±5%। तो ये आ गई पहली वायर की रेजिस्टेंस। इसी तरह दूसरी की देख लें। दूसरी का जो कलर कोड दिया हुआ है, पहली लाइन है येलो की, फिर है जनाब इधर येलो की, फिर दूसरी लाइन है व्हाइट की, फिर तीसरी है ऑरेंज की और फिर लास्ट में है सिल्वर की। येलो का नंबर 0 1 2 3 4, व्हाइट का 9 और ऑरेंज का 3, तो 3 0 लिखेंगे। सिल्वर टॉलरेंस आ गए जो ±10%। ये दूसरी बात की। हाँ जी, अब लास्ट explain why the terminal potential difference of the battery decreases when the current drawn from it increases. Potential difference क्यों डिक्रीज करता है जब करंट हम बढ़ाएं तो? उसके लिए इसी इक्वेशन का हवाला Vt is equal to टर्मिनल पोटेंशियल का E minus IR। आप कहेंगे जब करंट हम बढ़ाएंगे तो नेगेटिव टर्म बढ़ जाएगी, ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा विद इन द बैटरी और इसलिए एक्सटर्नली यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा बचेगा। लिखे इसको, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस is given by the relation। अब ये रिलेशन लिखने के लिए मैंने लिखी है E minus IR और फिर इसके बाद when the current drawn from battery increases, then negative term IR will also increase. It means now greater potential will be dropped within the battery, and so less potential will be left to be dropped outside the terminal of the battery, which is called terminal potential difference. ये 30 चैप्टर पे भी कंप्लीट हो गया। अब 14 चैप्टर
Question number 1. A plain conducting loop is located in a uniform magnetic field that is directed along the x-axis. ये है along the x-axis magnetic field. For what orientation of the loop is the flux maximum? ये पहला part. और for what orientation of the is the flux minimum? लूप को कैसे रखें कि फ्लक्स मैक्सिमम आए, फिर लूप को कैसे रखें कि फ्लक्स मिनिमम आए। पहले नंबर पर पहला पार्ट 1 और 2 करके लिखेंगे। If the loop is placed in y-z plane, then its vector area will be parallel to the magnetic field intensity, and so the maximum flux will be obtained as given by the equation phi b is equal to v dot a. Now phi b is equal to va cos theta. Now phi b is equal to va cos 0 और इस तरह phi b is equal to va. ये स्टेप्स लिख लेंगे हैं। दूसरा पार्ट, if the loop is placed in xy plane or xz plane, then its vector area will become perpendicular to magnetic field lines. So now the minimum flux will be obtained. इसकी इक्वेशन इधर ही ऊपर वाला स्टेप ना करें, बी ए cos 90 और बी ए cos 90 0 दोनों के लिए डायग्राम बनाना चाहें तो वो इस तरह देंगे। ये बनाते हुए इसका वेक्टर एरिया पैरेलल दिखा दे और आप इस दूसरे पार्ट के लिए इस तरह प्लेस करते हुए इसका वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर दिखा दें। Question number 2. A current in a conductor produces a magnetic field which can be calculated using Ampere's law. Since current is defined as the rate of flow of charge, what can you conclude about the magnetic field due to stationary charge? What about moving charge? करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलती है और करंट ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज स्टेशनरी होंगे, फ्लो नहीं कर रहे होंगे तो करंट जीरो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो डायरेक्ट फ्लो कर रहे होंगे तो करंट मिलेगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी। तो इस तरह ये आंसर नहीं करते। Magnetic field is obtained due to current, which is defined as the rate of flow of charges in a conductor as given by the equation V is equal to mu naught I over 2 pi r. If the charges are stationary, then the current will be zero. So also the magnetic field. Which अगली लाइन में लिखेंगे। If the charges are moving, they are performing a directed flow, then they will produce in their providing the current, and so
also the magnetic field. Next. Describe the change in the magnetic field inside the solenoid and its electric current. If the length of the solenoid is doubled, but the number of turns will be same, and the number of turns is doubled, but the length will be same, इसको हम मैथमेटिकल बनाकर करेंगे. इससे नेक्स्ट को और ये है क्वेश्चन नंबर 3. दो पार्ट है इसके भी. पहले पार्ट में पहले तो लिखेंगे कोई आपके भी डायरेक्ट भी आ जाना है. सिंस b is equal to mu naught I म्यू नॉट एन आई और इसी को लिखेंगे b is equal to म्यू नॉट स्मॉल n इक्वल कैपिटल N ओवर n into I. अब पहला पार्ट कि if the length of the solenoid is double l dash is equal to 2n, then b dash is equal to म्यू नॉट n over 2n into I और साथ ही b dash is equal to ये पूरी टर्म बन जाएगी यानी 1 over 2 ऐसा करते हुए और म्यू नॉट n I over n ऐसा लिखते हुए ये पूरा एक्चुअल b है तो b dash is equal to 1 over 2 into b. तो क्या अगर वर्ड में लिखना चाहे तो hence field becomes half. Will become half. नेक्स्ट इसी का बी पार्ट. इसके बी पार्ट में कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स डबल कर दी जाए तो n डैश इज इक्वल टू 2n. नाउ b डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट 2n ओवर n इनटू I और इस तरह b डैश इज इक्वल टू 2 दोबारा बाहर देते हुए I ओवर n और फिर ये ब्रैकेट वाले टर्म एक्चुअल है तो 2b आ गया. अब क्या लिखेंगे कि now the magnetic field will become double. Next, at a given instant, a proton moves in the positive x direction in a region where there is a magnetic field in the negative z axis. What is the direction of the magnetic force? Will the proton continue to move in the positive x direction? Explain. हाँ जी, इसका लिखेंगे इक्वेशन की मदद से और राइट हैंड ग्रुप का हवाला लेंगे. सुन लें कि the proton is moving along the x-axis in a region where the magnetic field is along the negative z-axis. Then by the right hand rule and according to the following equation, F is equal to Q B cross B. The direction of magnetic force will be along the positive y-axis. पहले पार्ट में मैं दूसरे पार्ट में लिखेंगे कि due to this perpendicular magnetic force, the proton will not, cannot move now in a straight path. Cannot move now in a straight path. Its path will be bending. Now it will move in a circular path. Next, two charged particles are projected into region where there is a magnetic field perpendicular to their velocity. If the charges are projected in opposite direction, what can you say about them? Charges opposite direction में reflect हो रहे हैं. दोनों में velocity same थी, same magnetic field same है, लेकिन charges का आकार opposite reflect हो गए. तो इसका मतलब है उन charges के पर sign opposite होगा. एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा जिसकी वजह से वो अपोजिट रिफ्लेक्ट होते हैं.
तो इस इक्वेशन को लिखकर उसका हवाला देकर आपने आंसर करना है। सुन लें, if the two charged particles moving parallel to each other with the same velocity enter while entering the same magnetic field reflected in opposite direction, then it means they have opposite charges. One will be positive, the other will be negative. Because now the opposite forces will be exerted on them, due to which they will be reflected in opposite direction, as given by the following equation. इस इक्वेशन का लेवल लिखिए, इस इक्वेशन का हवाला दे। नेक्स्ट, if a charge particle moves in a straight line through some region of space, can you say that the magnetic field in the region is zero? एक चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? तो जब स्ट्रेट जा रहा है तो एक बात तय है कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। मैग्नेटिक फोर्स जीरो करके फील्ड के बारे में कहेंगे और फिर इसी इक्वेशन को बात करेंगे। हाँ जी, देखिए इसका आंसर, if the charge particle is moving in a straight line through some region of space, then it means no magnetic force is active on it. So now there are two possibilities. या पहले पॉसिबिलिटी दोबारा सुन लें। If the charge particle is moving in a straight path in a certain region, then it means that no magnetic force is active on it. So, by the equation, Fm is equal to QVB sin theta. Fm is equal to 0. So, 0 is equal to QVB sin theta. Now there are two possibilities. Pairing. Either magnetic field in that region is zero, or charge particle is moving along the direction of the magnetic field lines. So now theta will be zero and sin zero is equal to zero, and hence again no magnetic force, which is a bending force, will exert on the proton to bend it. ये complete answer. Next, is it possible to orient a current loop in a uniform magnetic field such that the loop will not tend to rotate? क्या ये पॉसिबल है कि करंट लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें और रोटेट ना करें? हाँ, ये पॉसिबल है। इसके लिए हम इस इक्वेशन का हवाला देंगे। यस, इट इज पॉसिबल लिखते हुए टॉर्क की इक्वेशन NIAB cos alpha, if alpha is equal to 90, then torque is equal to NIAB cos 90, और जहां से टॉर्क 0 हो जाएगा। चलो पहले फिर लिखना है, फिर डिस्कस लिखिएगा। यस, इट इज पॉसिबल। Yes, it is possible. If the current loop is placed in a uniform magnetic field region,
such that the plane of the loop is at right angle to the magnetic field, then the loop will not rotate as given by the equation. This is the equation. Next, how can you use a magnetic field to separate the isotopes of the chemical element? केमिकल एलिमेंट में आइसोटोप सेपरेट करते हैं, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड को कैसे यूज करेंगे? वो जो केमिकल एलिमेंट है उसको आयनाइज करते हुए उसके आयंस को हम प्रोजेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, वहां पर उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी जो उन्हें स्ट्रेट नहीं करने देगी, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी, और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो उसके लिए इक्वेशन है v ओवर qb। एक मिनट चेक कर लो, v स्क्वायर ओवर r और qb और इस तरह हाँ ठीक है। अब qb सॉरी, अब जो आइसोटोप्स ऑफ द चार्ज थे वेलोसिटी सेम एज्यूम कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहती है, तो उनका रेडियस डिपेंड करेगा मास पर। आइसोटोप तो मास सेम नहीं होता, तो इस तरह जब मास सेम नहीं है तो रेडियस इनका सर्कुलर पाथ सेम नहीं होगा, वो सेपरेट हो जाएगा। चलो सुनने लिखने इसको, the ions of the chemical elements will be projected. The ions of the chemical element whose isotopes are to be separated are projected in a perpendicular magnetic field region. Due to the magnetic force, they will now move in a circular path of different radii according to their masses. And so will be separated as given by the following relation. Relation. Next, this is that कुछ मार्क्स मिला हुआ है, कुछ क्लास वर्क होता है, कुछ होमवर्क होता है, क्लास वर्क में करा दिए, होमवर्क कर लेते हैं और बुक के मुताबिक वो चलता है 6 से 12%. Suppose that a charge is moving in uniform magnetic field with velocity v, why there are no work done by the magnetic force that acts on the charge. The magnetic force की वजह से कोई वर्क नहीं होता, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क हमेशा 0 होता है कि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर। इसमें लाजमी तौर पर आप ये सर्कुलर पाथ डायग्राम बनाएंगे और इक्वेशन लिखेंगे। ये आपने वेलोसिटी ये चार्ज शो करके उसका वेलोसिटी वेक्टर शो कर दिया। ये सर्कुलर रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से शो कर रहा हूं यानी इनटू द पेज, और फिर इस तरह आप मैग्नेटिक फोर्स को शो करेंगे और यहाँ पर 90 का एंगल शो करेंगे। और इक्वेशन बल्ब की W is equal to bulb is equal to ft cos theta और bulb is equal to ft cos 90 और cos 90 0 होता है तो bulb 0 हो गया। लिखिए आंसर। मैग्नेटिक फोर्स acts as a centrifugal force
which will bend the path of a charge particle into a circle. So now the direction of motion of the charge particle and the magnetic force are perpendicular, is perpendicular. The direction of motion of the charge particle and magnetic force becomes perpendicular. Hence, the bulk is zero as given by the equation 2. Next, why does the picture of the electricity become distorted when the magnet is brought near the screen? जब मैग्नेट को नजदीक लाएंगे तो पिक्चर क्यों डिस्टॉर्ट बिगड़ जाती है? क्योंकि पिक्चर जो बन रही है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रही है, जो चार्ज पार्टिकल है उन पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी और उस फोर्स की वजह से अब ये स्टेट चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स से नहीं जा सकेंगे, सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे और सर्कुलर पाथ की वजह से इनका पाथ जब बेंड हो गया तो पिक्चर डिस्टॉर्ट हो गया। हाँ जी, देखिए इसका आंसर the picture of an electricity is formed because of electron beam and emerging from the picture tube. So, when a magnet is brought near the TV screen, then electrons being a charged particle will be deflected due to the magnetic force acting on them, which is given by the relation F is equal to Q V cross V. This magnetic force acts as a bending force. So the electron's path will be bended and hence the picture will become distorted. Hence the picture will be distorted. Next, last, how can a current loop be used to determine the presence of a magnetic field in a given region of space? करंट लूप की वजह से कैसे पता चलेगा कि सर्टेन रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? करंट लूप को उस रीजन में रखें डिफरेंट ओरिएंटेशन में, कभी इस ओरिएंटेशन में, फिर इस ओरिएंटेशन में और फिर इस ओरिएंटेशन में। अगर वो रोटेट ना करे तो समझे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और अगर किसी खास ओरिएंटेशन में रोटेट कर जाती है तो समझे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन के अलाउंड है। इन्हीं इक्वेशन की मदद से निकले आंसर सुनने। To check the presence of magnetic field, to check the presence of magnetic field in certain region, place a current loop in that region in different orientations. If the loop does not rotate, then it means no magnetic field is present in that region. But if the current loop rotates for a certain orientation, then the magnetic field will be present in that region. This is a short question, 3 chapters के 12, 13 और 14 और 15 इंशाल्लाह।